Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 23 जुलाई को फेसबुक ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो कुछ देर के लिए हटा दिया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के मामले पर सख्त कानून लाने की घोषणा की थी। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। जब फेसबुक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री मोदी की आवाज को कुछ देर के लिए दबा सकता है, तो वो भारत में ऐसी ही करोड़ों आवाजों को भी दबा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन में शामिल अपराधियों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जाएंगी। कॉकरोच पार्टी ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और धमकी दी है कि अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो वो दोबारा से आंदोलन शुरू करेंगे। हैरानी की बात यह है कि पहले कॉकरोच पार्टी के नेता कह रहे थे कि इस आंदोलन में हिंसा करने वाले उनके लोग नहीं हैं, बल्कि वो बीजेपी के गुंडे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऐसे अपराधियों पर एक्शन की बात कर रहा है, तो फिर सीजेपी के यही नेता अब उन्हें बचाना क्यों चाहते हैं। और आखिर में आपको ये दिखाएंगे कि आंदोलन के दौरान जेन जी के बहुत सारे बच्चों ने उत्साह में आकर अश्लील भाषा में बहुत सारे अभद्र वीडियो बनाए। इन वीडियोज में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, भारतीय सेना के बारे में अपशब्द कहे, देश विरोधी टिप्पणियां की। कई लोगों ने कहा कि वो भारत को नेपाल बना देंगे। अब सोशल मीडिया पर इन लोगों की ट्रोलिंग हो रही है। देश की सड़कों पर लोग इन्हें पकड़ पकड़ कर सवाल पूछ रहे हैं इनसे कि आपने ऐसा क्यों किया। कई लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो रहे हैं और अब इनमें से बहुत सारे लोग पछता रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भावनाओं में बहकर बिना सोचे समझे आपत्तिजनक कंटेंट बनाया और पोस्ट कर दिया। उस वक्त अश्लील कंटेंट बनाने की एक होड़ लगी हुई थी। इस आंदोलन में जेन जी का एक ऐसा चरित्र देश के सामने आया है जो हमने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि देश के जो माता पिता हैं उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं के घरों में पलने वाले रहने वाले ये बच्चे बाहर जाकर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इसका एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो ये कि फेसबुक ने 23 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो कुछ देर के लिए हटा दिया था जिसमें उन्होंने पेपर लीक पर एक सख्त कानून लाने की घोषणा की थी। ये वो समय था जब भारत में जेन जी आंदोलन अपने चरम पर था और प्रधानमंत्री मोदी का ये जो वीडियो है ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये उनका पहला वीडियो था इस पूरे मामले पर। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पोस्ट मेटा ने फेसबुक से हटा दिया। मेटा ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। मतलब जो मेटा कंपनी है, फेसबुक भी उसी का है और इंस्टाग्राम भी इसी कंपनी का है। शिकायत के बाद मेटा ने अपनी गलती स्वीकार की है और माफी मांगी है और कहा है कि एक टेक्निकल ग्लिच यानी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और अब प्रधानमंत्री मोदी का यह पोस्ट, ये वीडियो दोबारा से फेसबुक पर रिस्टोर कर दिया गया। मेटा दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है और इसका पूरा बिजनेस, पूरा कारोबार ही टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसीलिए इन्हें टेक कंपनी कहा जाता है। इसके बावजूद ये कंपनी इतनी बड़ी भूल की जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी पर ही डाल रही है। ये शब्द तकनीकी गड़बड़ी यानी टेक्निकल ग्लिच
इन टेक कंपनीज का एक ऐसा कॉपी पेस्ट वाला जवाब बन गया है जिसे हर जगह अपनी गलतियों को छुपाने और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये कंपनियां इस्तेमाल करती रहती हैं। जब कोई गलती पकड़ी जाती है तो ज्यादातर कंपनियां यही कहती हैं कि यह टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन भारत सरकार मेटा के इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। सरकार का कहना है कि सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देकर प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को हटा देना पर्याप्त वजह नहीं है और इसीलिए सरकार ने मेटा के ग्लोबल हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी को पेश होने के लिए सम्मन भेज दिया है। इस अधिकारी का काम मेटा कंपनी और दुनिया भर की सरकारों से बातचीत करके उनके साथ तालमेल बनाना होता है। यह मामला जैसा आपको दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दुनिया भर में अब सरकारों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनती जा रही हैं। इस आंदोलन के दौरान मोदी सरकार की आलोचना करने वाले हजारों पोस्ट, हजारों वीडियोस, रील्स लगातार ट्रेंड कर रहे थे। आपके टाइमलाइन पर भी बाढ़ आ गई थी ऐसे वीडियोस की। ये वो वीडियोस थे जिनमें बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सब कुछ सरकार विरोधी था। लेकिन इन वीडियोस को मेटा ने नहीं हटाया। इन वीडियोस के मामले में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई। इन वीडियोस के मामले में कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हुआ। ये सारे वीडियोस लगातार अपनी पूरी ताकत के साथ वायरल होते रहे। इन्हें जबरदस्त रीच मिली। ये आप सबकी टाइमलाइन पर बिल्कुल सही समय पर पहुंचे। इनमें से कोई वीडियो ना हटा, ना उसे दबाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूं कि किसी भी मुद्दे पर देश की राय कैसे बनती है। इस बार पेपर लीक पर हुए आंदोलन को लेकर देश भर में युवाओं की राय कैसे बनी और देश की आम जनता को यह कैसे पता चला कि दिल्ली में कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आप भी सोचिए, आपको कैसे पता चला? आप तो दिल्ली में थे भी नहीं। इसका कारण है सोशल मीडिया। इसका कारण है ये स्मार्टफोन जो हर समय आपके साथ रहता है। इस स्मार्टफोन से आप सिर्फ रात में कुछ घंटे के लिए अलग होते हैं। जब आप सोते हैं उस समय भी शायद इसे आप अपनी तकिए के नीचे रखकर सोते होंगे। बाकी पूरे दिन ये आपके हाथ में ऐसे रहता है। और इस स्मार्टफोन में है सोशल मीडिया। और प्रदर्शनकारियों ने इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोस और रील्स लगातार हजारों की संख्या में पोस्ट किए और इस आंदोलन के पक्ष में बनने वाला पूरा कंटेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ऐसा कंटेंट, ऐसे वीडियोस जो विद्रोह की तरफ इशारा कर रहे थे, जो सरकार के खिलाफ थे, जो ये बता रहे थे कि पूरे देश का जो युवा है वो अब दिल्ली की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे ये देश के लगभग हर युवा तक ये वीडियोस और ये कंटेंट पहुंच गया और उन्होंने फिर इन्हीं रील्स को आगे शेयर करना शुरू कर दिया। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही आप इस आंदोलन पर बनी कोई सरकार विरोधी रील देखते हैं, जैसे ही आप कोई ऐसी रील देखते हैं जिसमें आंदोलनकारी कह रहा है कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, उसके बाद ऐसी ही सैकड़ों रील्स आपके टाइमलाइन पर आनी शुरू हो जाती हैं। इसी को सोशल मीडिया की भाषा में एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम वो सिस्टम होता है जो तय करता है कि आपकी स्क्रीन पर कौन सी रील, कौन सा पोस्ट या कौन सा वीडियो सबसे पहले दिखाया जाएगा। यह तय करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं। यह आपके दिमाग को पढ़ लेता है। अगर आपने एक ही प्रकार का कंटेंट, एक ही प्रकार का वीडियो 2-3 बार 4 बार देख लिया तो फिर उसी विचारधारा का वीडियो आपके पास लगातार आने लगेगा। मतलब यह कि अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी यह तय कर ले कि उसे किसी खास विचारधारा के कंटेंट को प्रमोट करना है और दूसरी विचारधारा के कंटेंट को उसे दबा कर रखना है, तो आपको एक आभास होने लगेगा जैसे पूरा देश एक ही तरफ एक जैसा सोच रहा है। जैसे इस बार जब आपके सोशल मीडिया पर लगातार आपको कंटेंट आ रहा था तो आपको ऐसा लगा होगा जैसे पूरे देश में आग लग गई है। पूरे देश में सभी लोग सरकार से परेशान हो चुके हैं और पूरे देश में विद्रोह की आग लग गई है। यानी अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मोदी विरोधी एल्गोरिदम सेट कर दिया तो पूरे देश में सरकार विरोधी कंटेंट वायरल होने लगेगा। आपके सोशल मीडिया पर, आपके फीड पर ऐसे ही वीडियोस आएंगे और आपको भी ऐसा लगेगा जैसे पूरा देश यही बात कर रहा है। यह पूरे देश की भावना है।
ऐसी रील्स को लाखों व्यूज मिलने लगेंगे और आपको लगेगा जैसे पूरे देश की राय यही है। दूसरी तरफ जो लोग इस आंदोलन के विरोध में रील्स बनाएंगे, उनकी रील्स के व्यूज बहुत सीमित कर दिए जाएंगे, उनके वीडियोस को दबा दिया जाएगा और आपको शायद ऐसा लगेगा कि इस विचारधारा को देश की जनता नहीं देखना चाहती, इसीलिए इसके व्यूज नहीं आ रहे और आपको लगेगा कि देश की जनता इन वीडियो से सहमत नहीं है और फिर आप अपनी एक राय बना लेंगे। फिर आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। जब दोस्तों से बाहर मिलेंगे तो वो कहेंगे कि क्या खबर है, दिल्ली में क्या चल रहा है, आपकी इस बारे में क्या राय है। अब आप सोशल मीडिया देखकर, सैकड़ों की संख्या में ये रील्स देखकर अपनी राय पहले ही बना चुके हैं और फिर वो राय आग की तरह फैलती है और फिर पूरे देश में फैल जाती है। खतरनाक बात यह है कि देश की सोच को प्रभावित करने वाली ये सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अमेरिका की हैं, विदेशी हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और ईरान जैसे देशों में युवाओं को भड़काने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ था और यही कारण है कि किसी भी देश में जब विद्रोह हिंसक हो जाता है तो वहां सबसे पहले सोशल मीडिया को ही ब्लॉक करना पड़ता है। इसलिए आज अगर ये सोशल मीडिया कंपनी तय कर लें कि हमारे देश में किसे लोकप्रिय बनाना है और किसके खिलाफ लोगों को भड़काना है, तो ये काफी हद तक अब संभव हो चुका है। आपके सोशल मीडिया फीड पर जो हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, जो रील्स वायरल होती हैं, उनके पीछे सिर्फ जनता की ऑर्गेनिक चॉइस नहीं होती, उनके पीछे सिर्फ जनता की पसंद नहीं होती, बल्कि इन सोशल मीडिया कंपनियों की अपनी एल्गोरिथम की सेटिंग होती है और यही सेटिंग सबसे खतरनाक है, जो किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है, किसी भी देश को अस्थिर कर सकती है, समाज को अस्थिर कर सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 150 करोड़ लोग यहां पर रहते हैं। चीन से भी ज्यादा बड़ी आबादी आज हमारी है और हमारे देश में 38 करोड़ जेन जी के लोग हैं। 38 करोड़, अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा। भारत में औसतन एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 6 घंटे स्मार्टफोन पर बिताता है। 6 घंटे लगभग, सोचिए। और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन सोशल मीडिया की और स्मार्टफोन पर जो टाइम बिताया जाता है, सबसे ज्यादा हमारे देश में बिताया जाता है। और इसीलिए ऐसे लोगों की सोच को प्रभावित करना इन विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बेहद आसान है। भारत जैसे देश में लोग कौन से ब्रांड के कपड़े खरीदेंगे, कौन सी फिल्म देखने के लिए जाएंगे, किस कंपनी का फोन इस्तेमाल करेंगे, बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो क्या सामान खरीदेंगे, हमारे देश में कौन सा फैशन आएगा, कौन सा फैशन कपड़ों का बाहर चला जाएगा, हमारे देश के लोग वेकेशन के लिए कहां जाएंगे, कौन सी चीज फैशन में है, कौन सी चीज फैशन के बाहर है, हमारे देश के हीरोज कौन होंगे और हमारे देश के खलनायक कौन होंगे, विलेन कौन होंगे, ये सब कुछ आजकल ये सोशल मीडिया कंपनियां ही तय कर रही हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जब मार्केटिंग कंपनियों को ये हायर करते हैं इस काम के लिए कि ये कंपनियां उनकी छवि को चमकाएं, उन्हें बताया जाता है कि मुझे अपनी ऐसी छवि बनानी है और ये मार्केटिंग कंपनियां इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर फिर उस व्यक्ति की वैसी ही छवि बनाती हैं। चीन जैसे देश इसीलिए इन विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने देश में ब्लॉक कर देते हैं। चीन में आपको ना इंस्टाग्राम मिलेगा, ना फेसबुक मिलेगा, ना ट्विटर मिलेगा और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि उनके लोगों की सोच को ये टेक कंपनियां प्रभावित ना कर सके। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश आज भी इस एल्गोरिदम के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अब इंस्टाग्राम या फेसबुक आंदोलनों का नया जंतर मंतर या रामलीला मैदान बन चुका है, जहां लोग डिजिटल रूप में इकट्ठा हो सकते हैं। इस बार तो आपने देखा कि ये आप कह सकते हैं कि जो आंदोलन था इस बार का, ये हाइब्रिड आंदोलन था। पुलिस चाहे तो सारे मेट्रो स्टेशन और सड़कों को ब्लॉक करके लोगों को शारीरिक रूप से जंतर मंतर या किसी भी मैदान में पहुंचने से रोक सकती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कंपनीज ये सुनिश्चित कर देंगी कि देश के करोड़ों लोग अपने घर में बैठे बैठे ही इन आंदोलनों में डिजिटली शामिल हो सकते हैं और फिर किसी भी सरकार पर दबाव डालकर उसका इस्तीफा तक करवा सकते हैं। यह है इस टेक्नोलॉजी का कमाल। इसलिए
आपने देखा होगा इस बार जब जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट हुआ, ये एक हाइब्रिड प्रोटेस्ट था। मतलब जंतर मंतर पर 10, 20, 25 हजार लोग थे। जिस दिन शायद सबसे ज्यादा लोग रहे होंगे तो मान लीजिए 50,000 लोग थे पूरे देश में। इस 150 करोड़ के देश में 50,000 लोग यहां पर थे। लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो यहां आए नहीं थे, लेकिन अपने स्मार्टफोन के जरिए इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनका कंट्रीब्यूशन यही था कि वो भी लगातार अपनी रील्स बना बनाकर डाल रहे थे और इन छात्रों का समर्थन कर रहे थे। अगली बार जब ऐसा आंदोलन होगा, अगर हुआ तो इस बार जंतर मंतर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रामलीला मैदान की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मैदान की जरूरत नहीं पड़ेगी इकट्ठा होने के लिए। अब इंस्टाग्राम ही जंतर मंतर बन जाएगा, इंस्टाग्राम ही रामलीला मैदान बन जाएगा और डिजिटल रूप से देश के करोड़ों लोग वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, रील्स और मीम्स के जरिए अपनी बात कह सकते हैं। अब भाषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जो कंपनियां हैं, ये बड़े बड़े देशों को अस्थिर कर सकती हैं। अब भारत सरकार का कहना है कि वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स के पोस्ट या वीडियो किसी तकनीकी गलती की वजह से नहीं हटने चाहिए। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए मेटा को अपने सिस्टम में जरूरी सुधार करने होंगे और सरकार ने मेटा के अधिकारियों को समन भी भेज दिया है कि आप आइए, हमसे मिलिए और फिर हमें बताइए कि ये कैसे हुआ। The authorized content from the authorized handle of the Prime Minister being removed is an extremely disturbing occurrence. It should have never happened. And I am happy that Meta realized that they had to apologize for this mistake, and their unconditional apology for the mistake is a good step. But having said that, I think the explanation that it was a technical ground and that there was a technical glitch in the kind of discovery program that they had, the algorithm that they had to find this kind of content, does not appear to be an acceptable explanation in its entirety. We have sought more details. We will have a very detailed technical meeting as to how these things happen, and we will seek assurances that the handles of prominent personalities in India should be ring-fenced, and once it's a verified account, it should be ensured that content that is posted there is not removed on such flimsy grounds or on such mistakes which happen. So I think it is very unfortunate that this happened, and we will follow this up to see that there are systemic corrections to ensure that such instances do not recur. ये कमाल की बात है और बहुत खतरनाक बात है। अगर भारत के प्रधानमंत्री के वीडियो को फेसबुक हटा सकता है, तो सोचिए हमारे देश में करोड़ों आवाज़ों को भी इसी प्रकार से ये फेसबुक जैसी कंपनियां दबा सकती हैं। आप अपने वीडियोस बनाते रह जाएंगे, आप अपनी पोस्ट लिखते रह जाएंगे, लेकिन वो किसी तक पहुंचेगी नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार लोगों ने ये स्क्रीनशॉट ले लिया। जब प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो फेसबुक पर आया तो इसमें आया, लिखा हुआ कि दिस पोस्ट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, द अटैच्ड मीडिया इजंट अवेलेबल इन योर रीजन ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। और प्रधानमंत्री के वीडियो को ही इन्होंने हटा दिया। अगर देश के प्रधानमंत्री के साथ यह हो सकता है, तो इस देश के आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए यह बहुत खतरनाक बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपकी प्राइवेसी को लेकर मेटा वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है ये कंपनी, क्योंकि आप ये जान लीजिए, ये जो मेटा कंपनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों इसी कंपनी की है। लेकिन हमारे साथ तो ये सब ये काम कर रहे हैं। अमेरिका के कानूनों के मुताबिक वहां की सरकार अगर चाहे तो मेटा से दुनिया भर के किसी भी गैर अमेरिकी यूजर का डेटा मांग सकती है और मेटा को यह डेटा देना ही होगा। मेटा ये डेटा देने के लिए बाध्य है। मान लीजिए अमेरिका की सरकार आज मेटा से यह कहे कि वो भारत के किसी नागरिक के सारे पोस्ट, उसकी निजी बातचीत, उसका पूरा डेटा चाहती है, तो मेटा को देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका की सरकार चाहे तो भारत में किसी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर का डेटा
ले सकती है, व्हाट्सएप का डेटा ले सकती है। अमेरिका की सरकार का एक आदेश किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी से ज्यादा मायने रखता है और मेटा ने यह बात खुद अपने वेबसाइट पर लिखकर स्वीकार की है। लेकिन यही बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जब भारत में आती हैं तो ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर वो कोई भी कभी समझौता नहीं करेंगी। जब भारत सरकार इनसे कोई डेटा मांगती है तो ये कहते हैं कि ये हमारे यूजर की प्राइवेसी को ब्रीच करेगा, हम नहीं देंगे। जब भारत सरकार इनसे कहती है कि इस पोस्ट को ब्लॉक कर दीजिए, ये राष्ट्र विरोधी पोस्ट है, इससे जनता भड़क सकती है, तो ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हम इस पोस्ट को नहीं रोक सकते। हालांकि अब जब सरकार थोड़ी सख्त हुई है तो इस तरह की रिक्वेस्ट मानी जा रही है। कॉकरोच आंदोलन से जुड़ी आपके लिए एक और बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस आंदोलन में कई अपराधी भी शामिल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कह दिया कि अपराधियों को कैसे छोड़ेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉकरोच आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के उन सभी बच्चों को रिहा कर दिया जाए जिनका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो पहले तो यह समझिए कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि 18 साल से कम उम्र के अगर कोई बच्चे हैं जिनसे कोई गलती हो गई है, वो हिंसा में शामिल हैं, तोड़फोड़ में शामिल हैं, उन्हें छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो ऐसे बच्चों को खुद उनके द्वारा या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एक सिंपल बॉन्ड भरने पर रिहा कर दिया जाए। अगर परिवार एक बॉन्ड भरकर दे दे तो बच्चों को रिहा कर दो, आप छोड़ दो, कोई एक्शन मत लो। अदालत ने यह भी कहा है कि दिल्ली सहित देश के दूसरे राज्यों में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, पुलिस उसकी जांच जारी रख सकती है, लेकिन उन छात्रों के खिलाफ भी कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए। इसलिए उन छात्रों को भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया। समझिए इस बात को। लेकिन जिन लोगों का आपराधिक बैकग्राउंड है, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अपराधी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई हैं वो वापस नहीं ली जाएंगी। ये एक बड़ी चीज है जो देश के लोगों को समझनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी कॉपी आज मैं लेकर आया हूं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज अ प्रिकॉशन वी डायरेक्ट दैट ऑल सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी वोर्न कैमरा रिकॉर्डिंग्स, वीडियोग्राफी, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स एंड पीसीआर लॉज कलेक्शंस रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बी प्रिजर्व्ड। तो पहली तो बात यह समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आंदोलन के दौरान जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है, ड्रोन की फुटेज है, पुलिस वालों ने जो अपनी बॉडी पर कैमरे पहने हुए थे उनकी रिकॉर्डिंग है, जितनी वीडियोग्राफी हुई है और पीसीआर का जो लॉज है, जो रिकॉर्ड है, पीसीआर के पास क्या क्या शिकायतें आई, पीसीआर ने क्या किया, कौन सा एक्शन लिया, ये सब कुछ प्रिजर्व किया जाए, ये सारा डेटा संभाल कर रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट कभी भी मांग सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है द एनसीटी ऑफ दिल्ली and other states may proceed with the investigation of the FIR registered. However, no coercive measure shall be taken against the protesting students. Such protection shall not be extended to the persons with criminal antecedents. मतलब जो आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी आप छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी नाराज हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कॉकरोच जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी मानने से इनकार कर रही है। अब देखिए उनकी हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है, हिम्मत कितनी खुल चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मानने को तैयार नहीं। कॉकरोच पार्टी के नेता अभिजीत दिपके और सौरभ दास इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि भारत सरकार अब अपना वादा तोड़ रही है। सरकार ने भरोसा दिया था कि प्रदर्शनकारियों पर फाइल की गई सारी एफआईआर वापस ले ली जाएंगी और अब अगर ये एफआईआर वापस नहीं ली गई तो कॉकरोच पार्टी दोबारा से अपना आंदोलन शुरू कर देगी।
कोर्ट अगर कुछ युवाओं के हित में कर रही है तो हम वेलकम करते हैं ऐसे ऑर्डर्स को या जजमेंट्स को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है, अपने आइडिया के हिसाब से कर रही है, वो करते रहे। हम लोग ग्राउंड पे थे बहुत टाइम से, हम लोगों की कुछ डिमांड्स थी एंड वो डिमांड्स पूरे होने चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो एक जो की डिमांड था वो था कि एफआईआर सारे विड्रॉ होंगे सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई ऐसे एक्शन, रिटेलिएटरी मेजर, कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेगी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर हो ऑफ कोर्स वो मानना तो पड़ेगा एंड लेकिन सरकार को ये नहीं पिक एंड चूज वाला नहीं होना चाहिए सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला तो अब हमें वो मानना पड़ेगा। जो आपने अश्योरेंस और गारंटी दिया देश भर के सामने, युवाओं को, सारे प्रेस के सामने, वो सबसे पहले आप निभाओगे। उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट बोले, जो भी कुछ रिलीफ या ऑर्डर दे, वो फिर आप मानोगे। अगर सरकार अपना जो उन्होंने जबान दिया है वो नहीं रखती है तो हम फोर्स हो जाएंगे फिर से एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल करने का दिल्ली में। तो इन्होंने एक अर्जेंट स्टेटमेंट रिलीज किया है इसके बाद और फिर कहा है कि हमें ऐसा शक है कि सरकार और बीजेपी के शासन वाले राज्य जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इस्तेमाल करके छात्रों को आगे चलकर परेशान करेंगे। इसकी जो भाषा है, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो काफ़ी आपत्तिजनक है। एक जगह ये लिखते हैं, द कोर्ट्स अनइन्फॉर्म्ड ऑर्डर इज देयरफॉर होली अनएक्सेप्टेबल। तो कह रहे हैं कि जो कोर्ट का ऑर्डर है ये अनइन्फॉर्म्ड है, और दूसरा साफ कह रहे हैं कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है। और फिर ये धमकी दी गई है, कहा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी विल हैव नो ऑप्शन बट टू रिज्यूम इट्स नेशन वाइड प्रोटेस्ट टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोटेस्टर्स हु स्टूड अप नॉट फॉर देमसेल्व्स अलोन बट फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। हैरानी की बात यह है कि पहले कॉकरोच पार्टी के नेता कह रहे थे कि आंदोलन में हिंसा करने वाले बीजेपी के गुंडे थे, ये तो हमारे लोग हैं ही नहीं। जब ये मुद्दा हमने भी उठाया कि ये हिंसा कैसे हो रही है, पुलिस पर हमले कैसे हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा ये हमारे लोग नहीं है, ये तो बीजेपी के गुंडे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अब खुद ये कह रही है कि ऐसे अपराधियों पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, तो फिर कॉकरोच पार्टी के ये नेता इन लोगों को बचाना क्यों चाहते हैं? आज बड़ा सवाल ये है, अगर ये बीजेपी के गुंडे थे जिन्होंने ये हिंसा की है, तो फिर कॉकरोच पार्टी को इन्हें बचाना नहीं चाहिए? कॉकरोच पार्टी को तो कहना चाहिए था कि हाँ, ये हमारे लोग हैं ही नहीं, इनको आप गिरफ्तार कर लो। कॉकरोच आंदोलन देश का शायद पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें हत्या, डकैती और बलात्कार के हजारों आरोपी भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने एक पूरा डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक इस आंदोलन में 2873 अपराधी शामिल हुए थे। इन लोगों में हत्या और हत्या की कोशिश करने वाले 163 अपराधी थे, डकैती करने वाले 284 अपराधी थे, बलात्कार और महिलाओं से छेड़छाड़ और पॉक्सो के 92 अपराधी शामिल थे जिनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है, और अपहरण के 19 अपराधी। आप देखिए, अपहरण करने वाले अपराधी भी यहां पर थे। ड्रग्स के अपराध से जुड़े हुए 67 अपराधी भी जंतर मंतर पर मौजूद थे। और आज हम कॉकरोच पार्टी के नेताओं से 2 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, क्या वो जानते थे कि ये अपराधी उनके इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं? अगर जानते थे तो उन्होंने इन अपराधियों को रोका क्यों नहीं, इन्हें यहां क्यों आने दिया? और दूसरा, अगर ये नहीं जानते थे कि ये अपराधी यहां आए हैं तो उन्होंने बाकी प्रोटेस्टर्स की सुरक्षा को खतरे में डाला, और उन्हें यह मान लेना चाहिए कि इस आंदोलन के दौरान वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे। जब कोई व्यक्ति आंदोलन करता है, अपने कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को बुलाता है, तो फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी होनी चाहिए। अगर वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी है?
ये जिम्मेदारी है पुलिस की। मतलब कॉकरोच पार्टी के नेता पहले तो खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे नहीं, अपराधी वहां घुस रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और फिर ये लोग पुलिस को भी सुरक्षा नहीं करने दे रहे। अब कॉकरोच पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि इन अपराधियों के खिलाफ भी अगर कार्रवाई की गई तो हम अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दोबारा से शुरू कर देंगे। तो आज हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर कॉकरोच पार्टी को इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई पुलिस हट जाए, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे और हम तय करेंगे कि हमारे विरोध प्रदर्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब देखिए, ये पूरी कहानी आज सोशल मीडिया के आसपास घूम रही है। ये पूरा आंदोलन सोशल मीडिया ने खड़ा किया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सोशल मीडिया कैसे आपकी सोच पर ताला लगा देता है? क्योंकि कॉकरोच आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जब जेन जी बगैर कुछ सोचे समझे ही कंटेंट बना रही थी। जर्मनी के एक बहुत मशहूर दार्शनिक हैं जिनका नाम है डीट्रिक बॉनहोफर। उनकी एक थ्योरी है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्टूपिडिटी। वो कहती है कि समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब इंसान खुद सोचना छोड़ देता है। आजकल सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और एआई के दौर में यह खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि लोग अपनी राय खुद बनाने की बजाय वायरल कंटेंट यानी दूसरों के विचार, दूसरों के वीडियोस को देखकर बनाते हैं। कॉकरोच आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही हुआ, जब बहुत सारे लोग रील्स और वीडियोस बनाने और शेयर करने में इतने व्यस्त थे कि सच और दुष्प्रचार के बीच वो फर्क कर ही नहीं पाए। आजकल किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले लाखों लोग रील्स, हैशटैग, सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज़ चैनल से प्रभावित होते हैं। पहले लोग खबरों के लिए अखबार पढ़ा करते थे या फिर टीवी की न्यूज़ देखते थे, जहां जो न्यूज़ रूम के संपादक हुआ करते थे, अखबारों के संपादक, न्यूज़ चैनल के संपादक, वो तय करते थे कि कौन सी खबर कितनी महत्वपूर्ण है, उसे कैसे पेश किया जाए। लेकिन अब सोशल मीडिया ऐप्स के एल्गोरिथम ये तय करने लगे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आप क्या देखेंगे, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, कौन सी खबर बड़ी है, कौन सी खबर छोटी है, कौन सा मुद्दा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये अब कोई संपादक तय नहीं करता। आपके सोशल मीडिया पर जो एल्गोरिदम सेट है ये वो तय करता है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने पिछले महीने दुनिया के 48 देशों में एक सर्वे किया। इसके मुताबिक दुनिया भर में पहली बार सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन न्यूज के सबसे बड़े सोर्स बन गए। सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव। ये हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। औसतन 54% लोग सोशल मीडिया और वीडियो प्लेटफॉर्म से न्यूज देख रहे हैं, जबकि 51% लोग आज भी न्यूज वेबसाइट पर खबरें पढ़ते हैं। इसे मेंटल लेजीनेस यानी मानसिक आलस्य कहते हैं, जब इंसान खुद जानकारी जुटाने और तथ्यों की जांच करने के बजाय जो बात सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रही होती है, जो वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा होता है, लोग उसी को सच मान लेते हैं। और एल्गोरिदम के कारण लोगों को वही कंटेंट दिखता है जिसका सजेशन उन्हें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देते हैं। एआई की वजह से लोगों की अपनी सोच और क्रिटिकल थिंकिंग कमज़ोर पड़ती जा रही है। रीजनिंग पावर जिसे हम कहते थे, तर्क करने की जो क्षमता है, वो अब लोगों में कम होती जा रही है, क्योंकि अब लोग खुद सोचने समझने की बजाय ये काम भी एआई से ही करवा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को प्रभावित करना सबसे ज्यादा आसान है। अब आपको ये बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा, आपने भी देखा होगा, कि हम भारत को नेपाल बना देंगे, जेन जी का आंदोलन होगा, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे आंदोलन अब भारत में भी हो जाएंगे, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया से ही निकल कर आ रहा है। लेकिन भारत का ये आंदोलन दूसरे देशों के आंदोलन से कैसे अलग था, आज ये समझिए। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में जेन जी का जो आंदोलन था, ये सत्ता को बदलने के लिए हुआ था। वहां पर उनकी एक ही मांग थी कि वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो वहां से जाए और सत्ता में परिवर्तन हो। लेकिन हमारे देश में ये जो आंदोलन हुआ, ये सत्ता को बदलने के लिए नहीं था, ये व्यवस्था को बदलने के लिए था। इसलिए आप इतना तो कह सकते हैं कि हमारा जो जेन जी है वो इन देशों के जेन जी से थोड़ा सा बेहतर है। जेन जी आंदोलन के बाद दुनिया के कई देशों में सरकारें बदल गई, आपने भी देखा होगा। नेपाल में बदल गई, बांग्लादेश में बदल गई, श्रीलंका में बदल गई, और भी बहुत सारे देश हैं जहां बदल गई। लेकिन आज भी
उन ज्यादातर देशों में समस्याएं पहले की तरह ही हैं, जस की तस हैं। व्यवस्था पहले के जैसी ही है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ चेहरा बदल गया। सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है सिंहासन पर, वो बदला है, बाकी सब वैसा ही है। इन देशों में अब युवा फिर से नाराज हैं और इसका सबसे नया उदाहरण है नेपाल। पिछले साल जेनजी आंदोलन के बाद इस वर्ष मार्च में बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही वहां युवा उनके खिलाफ भी अब प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब उन्हें अपना यह नया प्रधानमंत्री भी ठीक नहीं लग रहा। यानी सत्ता तो बदल गई लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। इसलिए हमारे यहाँ जो बड़ा अंतर है वो है कि हमारे यहाँ सत्ता की बात नहीं थी, व्यवस्था को बदलने पर बात चल रही है। तो हमारे पड़ोसी देशों में कैसे ये प्रदर्शन हुए, उनकी थोड़ी सी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई है। सत्ता बदलने से कुर्सी पर बैठे लोग तो बदल जाते हैं, लेकिन वही पुरानी व्यवस्था चलती रहती है जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाला होता रहता है और आम लोगों की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन व्यवस्था बदलने का मतलब है नियमों को बेहतर करना, संस्थाओं को मजबूत बनाना और ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें गलत काम करना मुश्किल हो जाए और लोगों को उससे रिलीफ मिले। व्यवस्था बदलने से जवाबदेही तय होती है, पारदर्शिता आती है और किसी भी गलती पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसलिए सत्ता बदलने से लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता, लेकिन व्यवस्था बदलने का असर लंबे समय तक रहता है। कॉकरोच आंदोलन ने यह संदेश दिया कि भारत के युवा सत्ता नहीं बदलना चाहते, लेकिन वो व्यवस्था जरूर बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं शिक्षा व्यवस्था ठीक हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हों, पेपर लीक पूरी तरह से रुक जाए और हर छात्र को अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिले। और ये पॉइंट उन्होंने पूरे देश के सामने रखा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कॉकरोच आंदोलन का मकसद भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना था। वो भारत की सत्ता नहीं बदलना चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर लगभग 40 लाख नए फॉलोअर्स जुड़ गए। अब प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गई है। 40 लाख नए फॉलोअर्स तब जुड़े जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जेन जी स्टाइल में छात्रों से संवाद कर रहे थे। 23 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर 3 वीडियोस शेयर किए। पहले वीडियो को 39 करोड़ 80 लाख व्यूज मिले, दूसरे वीडियो को 27.5 करोड़ व्यूज और तीसरे को 17 करोड़ व्यूज मिले। यानी सिर्फ 3 वीडियोस को ही मिलाकर लगभग 84 करोड़ व्यूज मिले हैं और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जैसा मैं शुरू से आपको ये बात बता रहा हूं कि उस दौरान बहुत सारे लोगों को लगा सोशल मीडिया देखकर कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता गिर रही है। कुछ लोगों ने यह भी अफवाह चलाई कि अब लोग उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े कुछ और कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भी हो सकता है कि इस दौरान सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम था वो ऐसा सेट कर दिया गया हो कि खास तरह की विचारधारा ही आप तक पहुंचे और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रहे थे, जो लगातार उन्हें सुन रहे थे, उन पर भरोसा कर रहे थे, उनकी बात आप तक नहीं पहुंच रही थी। अब एक और बहुत बड़ा मुद्दा इस दौरान जो देश ने देखा और देश ने सीखा, हमारा जो जेन जी है उसका एक अनोखा चरित्र देश को देखने को मिला। हमारे देश के बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे होंगे जिन्होंने जब अपने बच्चों को उन रील्स में और वीडियोस में देखा होगा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ होगा कि उनका बच्चा भी इस प्रकार की अश्लील, अभद्र और गंदी भाषा बोल सकता है। तो ये आंदोलन अपनी अश्लील भाषा के लिए भी हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसी अश्लील भाषा इससे पहले किसी आंदोलन में इस्तेमाल नहीं हुई। हमारे देश में ऐसा नहीं कि छात्र आंदोलन पहले नहीं हुए और इस देश की आम जनता ने कभी आंदोलन नहीं किए। जेपी आंदोलन से लेकर मंडल कमीशन के खिलाफ छात्र आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ, लेकिन ऐसी भाषा कभी नहीं इस्तेमाल हुई। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अश्लीलता और अभद्रता की एक नई प्रतियोगिता बन गया था। जंतर मंतर पर विरोध के नाम पर ऐसे पोस्टर्स दिखाए गए जो बहुत आपत्तिजनक थे। आंदोलन के दौरान जो मीम्स और रील्स बनाई गई वो बेहद अश्लील और अभद्र थीं। उनमें ऐसी भाषा थी जिसे किसी के घर में सुनाया नहीं जा सकता। आप अपने घर में उन वीडियोस को देख नहीं सकते। इन बच्चों के अपने माँ बाप
अगर इनके इन वीडियोस को देख लें तो शर्मिंदा हो जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे और कहेंगे कि हमने आपको कैसी परवरिश दी। हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारे अपने बच्चे, हमारे घर में पैदा होने वाली, पलने वाली ये लड़कियां इस प्रकार की भाषा बोल सकती हैं, ये लड़के इतनी गंदी भाषा बोल सकते हैं। ऐसे मीम्स और रील्स बनाने वाले जेनजी के परिवार के लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि उनके बच्चे घर से बाहर इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। इंस्टाग्राम पर अश्लील रील्स की एक रेस चल रही थी। इस आंदोलन में कुछ जेनजी ने जिस तरह के संस्कार अपने दिखाए, चरित्र दिखाया, वो नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गलत है। यह भारत का पहला ऐसा आंदोलन है जिसे अश्लीलता के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। वीडियोस वायरल हुए और ये लोग तब बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि जब ये गाली गलौज करते थे, अपमानजनक बातें करते थे तो आसपास के जो लोग थे वो तालियां बजाते थे। इन्हें लगता था मैं जितना ज्यादा अश्लील बात कहूंगा या कहूंगी, जितनी ज्यादा गंदी बात ये कहेंगे किसी के लिए, उतनी ज्यादा तालियां बजेंगी, ये उतने ज्यादा लोकप्रिय होंगे और इनके वीडियोस को उतने ज्यादा व्यूज और लाइक्स मिलेंगे, शेयर मिलेंगे और इनके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अब यही वीडियोस इनके लिए मुसीबत बन गए हैं। अब आम जनता इन लोगों को ढूंढ रही है और सोशल मीडिया पर देश के बाकी लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी भाषा बोलने की हिम्मत और जरूरत कहां से आई। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और कई लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स अब बंद हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने अश्लील भाषा का प्रयोग किया था। बड़ी बात यह है कि आंदोलन के दौरान जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, देश को तोड़ देंगे, भारतीय सेना के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, पुलिस का अपमान करते थे, प्रधानमंत्री तक को उन्होंने छोड़ा नहीं, उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद आसपास के लोग तालियां बजाते थे। आज यही लोग रो रो कर आंसुओं के साथ सोशल मीडिया पर माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ती हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो पहले गाली और अब माफी। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। तो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि इस पीढ़ी में बहुत ही अपरिपक्वता है, मैच्योरिटी की बहुत कमी है। बड़ा सवाल आज ये है कि आज अगर आपको अपने शब्दों पर इतना पछतावा है तो इन शब्दों को बोलने से पहले तब आपने सोचा क्यों नहीं? कुछ मिनट की लोकप्रियता के लिए ये लोग अपनी भाषा और मर्यादा, अपने संस्कार, सब कुछ भूल गए। याद रखिए, वायरल होने की ये कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है जेनजी को। इंटरनेट कुछ नहीं भूलता। एक बार अपलोड किया गया वीडियो हमेशा आपके जीवन काल नहीं, आपके जीवन काल के बाद तक भी मौजूद रहेगा। आपकी नौकरी, आपका करियर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके रिश्ते, आपका पासपोर्ट, हर चीज इस पर आधारित है। आप सोचिए, अब इन लोगों को यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो वीडियोस बनाए, आगे चलकर उनके वीज़ा लगने में समस्या हो सकती है, नौकरी लगने में समस्या हो सकती है, इसके अलावा आपका पासपोर्ट में समस्या आ सकती है और समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा कम हुई है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आज आपके बारे में क्या सोचते हैं, अब इनको ये समझ में आया होगा। बड़ी बात यह है कि बाकी के जो लोग हैं देश के, अब वो इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, इनसे सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो सड़कों पर लोग इन्हें रोक रोक कर पूछ रहे हैं और कई लोगों को तो सड़कों पर लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि आप माफी मांगिए। और इन लोगों के माफी मंगवाने के वीडियोस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो इन सब लोगों का इस्तेमाल कर लिया गया। ये वो जेनजी की पीढ़ी है जिसका इस्तेमाल हो गया।
इन्होंने बिना सोचे समझे अपना इस्तेमाल होने दिया और आज इनको ये समझ में आ रहा है कि कैसे इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है इन वीडियोस की वजह से। एक और बड़ी मशहूर फिल्म अभिनेत्री हैं ऋचा चड्ढा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि बुजुर्गों का सिर्फ इसलिए सम्मान मत करो कि वो वरिष्ठ नागरिक हैं। सड़क के किनारे अखबार के एक पीस पर थोड़ा सा खाना रख देना उनके लिए और उनसे बहस या बातचीत मत करना। ये उन्होंने लिखा है हमारे देश के बुजुर्गों के लिए। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको सुनाता हूं। प्लीज डोंट रिस्पेक्ट बुढ़े जस्ट बिकॉज दे आर सीनियर सिटीजन्स। सम लुक लाइक दे हैव डेवलप्ड भक्ति डिमेंशिया। इट मेक्स देम डिल्यूजनल दैट दे कैन टेक ऑन द यंग व्हेन दे कांट इवन काटो अ नाइट विदाउट 5 ट्रिप्स टू द बाथरूम। कितनी आपत्तिजनक बात है। क्या ये अपने पिता के बारे में ऐसी ही बात कहेंगी? इनके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, क्या उनके बारे में वो यही बात कहेंगी? और ये बात इन्होंने इसलिए कही क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जो अनुभवी लोग हैं, जो पिछली पीढ़ी के लोग हैं, वो जेन ज़ी के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि देखो बेटा, भटको मत, सोच समझकर अपने फैसले लो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा है नहीं। और इस तरह के बुजुर्गों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और तब ऋचा चड्ढा ने ये बात कही है। ऋचा चड्ढा ने जो लिखा है, इससे ऋचा चड्ढा का दिमाग, उनका चरित्र, उन्हें कैसे परिवार में पाल पोस कर बड़ा किया गया है, इनके परिवार में माता पिता की इज्जत कैसे की जाती है, इनके परिवार में इन्हें कैसे संस्कार दिए गए हैं, इनके परिवार में ये अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये इस पोस्ट से पता चलता है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट ऋचा चड्ढा के पूरे चरित्र को आपके सामने ला रहा है और ऐसे लोगों की यही समस्या है क्योंकि इन्हें लोकप्रिय होना है। ये समझ जाते हैं कि अगर मैंने ऐसा बोला तो हम वायरल हो जाएंगे और हमारी जो छवि है वो चमक जाएगी। और सोशल मीडिया की वजह से कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया कि वो जितने अपशब्द बोलेंगे, जितनी अश्लीलता करेंगे, उतने बड़े क्रांतिकारी कहलाएंगे, जितना बड़ा अपमान करेंगे उतनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ेगी। आज ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये लोग अपने माता पिता के बारे में भी ऐसी ही बात करते हैं? जब ये खुद माता पिता बनेंगे तो क्या ये चाहेंगे कि इनके बच्चे भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें? इनसे पूछा जाना चाहिए। अब आपको राजनीति की बात बताते हैं। आज लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया पर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। पहले आप उनका ये बयान सुनिए और फिर हम आपको मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा के हमले का पूरा सच बताएंगे। लेकिन अभी एक नया फैशन चला है मीडिया को गाली देने का, मीडिया का अपमान करने का। ये एक नया फैशन है और ये फैशन अब पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। देखिए, अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। तो आज ये कह रहे हैं कि पालतू मीडिया। ये विपक्ष के वो नेता हैं जो मीडिया से डर गए, जो कैमरे से डर गए। और इसीलिए मैंने इस आंदोलन के बारे में भी मैंने कहा कि ये जो आंदोलन था जेन ज़ी का, ये आज तक का सबसे डरपोक आंदोलन था, क्योंकि इस आंदोलन में लोग मीडिया के कैमरों से डर गए। इस आंदोलन में लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों से डर गए। और जो आंदोलन डर जाए, जो आंदोलन कैमरे से डर जाए, उससे बड़ा डरपोक आंदोलन कोई हो नहीं सकता। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जब मीडिया के लिए इस तरह की अभद्र भाषा बोल रही थीं तो वो कांग्रेस पार्टी और अपनी दादी इंदिरा गांधी का इतिहास बताना भूल गईं, क्योंकि मीडिया पर हमला करना, पत्रकारों को पालतू बनाने का शौक सिर्फ गांधी खानदान और कांग्रेस पार्टी में ही रहा है। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी भी मीडिया को पालतू बनाना चाहती थी और कुछ को उन्होंने बना भी लिया था। जब कुछ पत्रकारों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने पूरी ताकत से मीडिया को ही कुचलने की कोशिश की। उस दौरान भी कई ऐसे मीडिया संस्थान थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था और उनकी तारीफ करते हुए कई लेख उस समय लिखे गए कि उन्होंने इमरजेंसी लगाकर ठीक किया। और इस तरह के पालतू पत्रकारों और मीडिया संस्थानों पर टिप्पणी करते हुए 2015 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा था, यू वर मेयरली आस्क्ड टू बेंड बट यू चोज टू क्रॉल। हिंदी में इसका मतलब है कि आपसे केवल झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप तो रेंगने लगे।
उस समय का जो मीडिया था वो झुकने की बजाय रेंगने लगा था। कांग्रेस के दौर में ही पत्रकारों को पालतू बनाने के लिए उनके गले में पद्मश्री जैसे पुरस्कार बांधे जाते थे। आपको 2010 की राडिया टेप्स विवाद तो जरूर याद होगा, जिसमें कांग्रेस के दौर में पालतू पत्रकार ये भी तय करते थे कि कौन सा मंत्रालय किस नेता को मिलेगा। और हैरानी की बात यह है कि आज इस तरह के पत्रकार, जिन्हें उस जमाने में यही कांग्रेस सरकारों ने पद्मश्री दिए थे, जिनके गले में पद्मश्री लटकाकर उन्हें पालतू बना लिया था, आज वो पत्रकार अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं। वो बताते हैं कि लोगों को क्या सुनना चाहिए और लोगों को क्या कहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे संसद में ऐतिहासिक एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो गई है और मोदी सरकार ने कैसे इस बिल को छात्रों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी बताया है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। Keeping your money safe is important, but money was never meant to stop there. PNB Triumph brings savings, demat and trading together in one integrated account, helping your money move beyond saving and towards growth. Don't let your money get comfortable. जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, देश का टायर, JK टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. सौ प्रतिशत शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। हाँ, लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 14 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को रीकेवाईसी करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। संसद में पेपर लीक रोकने वाले नए बिल पर आज आखिरकार 8 घंटे की चर्चा हुई। पेपर लीक में अगर कोई बड़ा अधिकारी या फिर गिरोह पकड़ा जाता है तो ऐसे अपराधियों को अब 7 से 10 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, जबकि दूसरे अपराधियों को 5 से 10 साल तक सजा मिल सकती है और जुर्माने की राशि होगी 10 लाख से 50 लाख।
जिन कंपनियों को इस परीक्षा के लिए आउटसोर्स किया जाएगा, अगर उनकी गड़बड़ी मिली तो उन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। नए संशोधन की बड़ी बात यह भी है कि छात्रों को न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सिर्फ 3 महीने में इस ट्रायल को पूरा करेंगी। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। तो कॉकरोच पार्टी अब ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा है कि एफआईआर सबकी जो अपराधी हैं उनकी वापस नहीं होंगी तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बार जेन ज़ी के जो बच्चे हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर कॉकरोच पार्टी इस बार भी आंदोलन करती है तो इस बार उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो पहले मिला था। आप सोचिए कि वो कॉकरोच पार्टी जो संविधान हाथ में लेकर चलती थी और कहती थी कि संविधान खतरे में है, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, आज वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चुनौती दे रही है। संविधान का सबसे बड़ा मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट होता है, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मंजूर नहीं और वो कह रहे हैं कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है जो जेन ज़ी को समझनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 7.7 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं, यानी 77 लाख व्यूज़ हमारे आज के हुए हैं। इसके लिए आपका शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शांति तब नहीं आती जब समस्याएं खत्म हो जाती हैं,
बल्कि शांति तब आती है जब मन डरना छोड़ देता है। नमस्कार। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी, स्मार्ट तो आप हैं। घर में दो लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। दो लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। पीएम सूर्य घर। ओह, सोलर भी तो